जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो आज की क्लास हम अपने एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें अपना, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नई सीरीज, जिसमें आप लोगों के लिए मैं सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेकर के आया हूँ। और यहाँ पर जो आप लोगों को क्वेश्चन होंगे वो सिविल इंजीनियरिंग के 25,000 MCQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये आप लोग का असम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2015 का। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, ये देखिए JUVNL का है, AE का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे आप देखो JPHC का AE का क्वेश्चन है प्रीवियस, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबके सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। टोटल 25,000 MCQ यहाँ पर होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चंस जो होंगे आप लोग को, वो सब्जेक्ट वाइज ही नहीं, ये सिर्फ आपको सब्जेक्ट वाइज ही नहीं बल्कि चैप्टर वाइज भी आप लोग को ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जो कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ये क्वेश्चन है हमारा। इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि इफ़ अ शाफ्ट ऑफ डायामीटर D एंड लेंथ L हैज़ बीन लोडेड एक्सियली, देन रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायामीटर टू ओरिजिनल डायामीटर इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का आप अपना आंसर चूज़ करेंगे। क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर शाफ्ट है जिसका जो डायमीटर है हमारे पास D है और उसकी लेंथ कितनी L, ठीक है। अब हमने उस पर एक्सियली लोड लगाया है। एक्सियली लोड का मतलब क्या है कि हमने इस साइड भी उसको एक लोड से हम पुल कर रहे हैं और इस साइड भी हम उसको एक लोड से पुल कर रहे हैं। अब एक्सियली उसने कंप्रेशन या टेंशन नहीं बोला एक्चुअली में, तो हम उसको एक्सियली टेंशन अपना मान करके चल रहे हैं। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन डायामीटर टू ओरिजिनल डायामीटर, अब हमको जाहिर सी बात है जब हम इसको खींचेंगे तो खींचने के बाद क्या होगा, इसकी लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन लेंथ इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इसका जो डायमीटर है वो कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमसे बोल रहा है कि इनका जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे, शियर स्ट्रेन बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे, या लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आएगा सर ये बताइए कि स्ट्रेन होता क्या है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखिए स्ट्रेन की बात करें, सर स्ट्रेन होता क्या है। तो स्ट्रेन हमारे पास जो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे कि हमारे पास सपोज ये एक कोई रोड आप मान सकते हो जिसकी लेंथ कितनी थी L। अब जैसे ही हमने इस पे एक P अमाउंट का लोड लगाया, तो P अमाउंट का लोड लगाने की वजह से इसकी जो लेंथ वो चेंज हुई है, वो कितनी चेंज होगी, डेल L चेंज होगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी, तो आप बोलोगे सर L इसकी इनिशियल लेंथ थी। और मैं बोलूँ इसकी फाइनल लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी फाइनल लेंथ जो है वो L प्लस के डेल L होगी, क्योंकि इतना लेंथ हमारी इंक्रीज़ कर चुकी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ सर कितना चेंज हुआ है लेंथ में, क्योंकि हमें तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, तो ऊपर चेंज इन लेंथ निकालना है। तो आप बोलोगे सर चेंज इन लेंथ जो हुआ है फाइनल लेंथ माइनस के इनिशियल लेंथ, आप इसको कर दो। तो जब फाइनल लेंथ माइनस के इनिशियल लेंथ आप करोगे तो फाइनल लेंथ कितनी, L प्लस के डेल L और माइनस के L, तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर से क्या बचा, डेल L। तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर से बचा डेल L। और नीचे इनिशियल लेंथ कितनी थी हमारी L, तो ये आई है हमारे पास। जब आपने देखा तो ऊपर क्या आया हमारे पास कि कितना हमारे पास चेंज हुआ है, ठीक है, डायमेंशन में, और नीचे कितना है ओरिजिनल लेंथ। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको हम स्ट्रेन बोल देते हैं। और एक्चुअली में हम इसमें लीनियरली अपना लोड लगा रहे थे, तो ये हमारे पास कैसा हो गया, लीनियर स्ट्रेन हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। पहले तो स्ट्रेन वर्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इतना क्लियर हो आप लोगों को। देखो चेंज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ लो, अगर कोई वैल्यू पहले 5 थी और 5 से बढ़ करके कितनी होगी, 10, तो मैं आपसे कहूँ कितना चेंज हुआ, तो आप सिंपल बता सकते हो कि सर ये हमारा जो चेंज हुआ 5 का हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मैथमेटिकली कैसे इसको करोगे, तो आप फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दोगे, तो आप लोगों के पास क्या जाता है, चेंज। तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया। कभी आप सोच रहे हो कि इसको किस तरह से हमने सोल्व किया, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमने अपने इसमें यूज़ किया। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि हमको रेशियो बताना है जो हमारे पास चेंज हुआ डायामीटर में और जो ओरिजिनल डायामीटर है। तो ये जो हमारे पास रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल स्ट्रेन। अगर सपोज यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हो कि जो हमारे पास मान लो ये ब्लू कलर वाली जो है, पहले जो ब्लू कलर से बनी हुई है, ये हमारे पास इनिशियल शाफ्ट थी। लेकिन जैसे ही हमने क्या करा, इस पर एक एक्सियल पुल लगाया P अमाउंट का, तो P अमाउंट के एक्सियल पुल के बाद इसका जो डायामीटर है हमारा, वो पहले कितना था, D,
कैपिटल डी था, स्मॉल डी था पहले, ठीक है, और बाद में क्या हो गया, उसके डायमीटर में चेंज हो गया कितना, डेल डी अमाउंट का चेंज हो गया, कुछ ना कुछ इधर से भी देखो कुछ कम हुआ है और इधर से भी कुछ ना कुछ कम हुआ है, तो कुछ ना कुछ क्या है, डायमीटर हमारा कम हुआ जिसको हमने कितना बोलते हैं, डेल डी। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूंगी कितना आप लोगों का चेंज हुआ, तो आप बोलोगे सर फाइनल वॉल्यूम पहले बताइए कितना बचा, ये वॉल्यूम कितना बचा, तो पहले जो वॉल्यूम था हमारे पास डी था, अब चेंज कितना हो गया, डेल डी। तो ये हमारे पास बचा है जो उसका बोलें डायामीटर, तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल डायामीटर इसका बचा है। और इनिशियल डायामीटर कितना था, तो इनिशियल डायामीटर था उसका डी। तो मैं आपसे पूछूं कितना चेंज हुआ, तो आप बोलोगे सर फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना था, डी माइनस के डेल डी, और कितना है इनिशियल, इनिशियल माइनस के डी, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस के डेल डी, तो ऊपर माइनस के डेल डी और नीचे आ जाएगा हमारे पास इनिशियल, तो इनिशियल डायमीटर कितना था, डी था, ठीक है, तो इनिशियल डायमीटर हमारे पास डी आई गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेशियो आया है, जो लेटरल स्ट्रेन का जो रेशियो आया है वो कितना है, चेंज इन डायमीटर, कितना हमारा चेंज हुआ डायमीटर में और कितना हमारा ओरिजिनल डायमीटर था। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, अपना लेटरल स्ट्रेन, क्या बोल देते हैं इसको हम, लेटरल स्ट्रेन अपना बोल देते हैं, जिसको हमने एप्सिलॉन डी से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब याद रखना एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पॉइजन्स रेशियो का, तो पॉइजन्स रेशियो का जो क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाता है, पॉइजन्स रेशियो जो होता है हमारा, पहले तो हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अपना, और ये जो होता है हमारे पास रेशियो होता है किसका, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है इसको हम पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं, और ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, और स्ट्रेन भी क्या होता है आप लोग का, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। इतने इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी कई बार हमारे पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन में उसने यही पूछा था कि हमारे पास जो चेंज इन डायामीटर है यानी कि डेल डी है, और जो हमारे पास ओरिजिनल डायमीटर है उनका जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपना लेटरल स्ट्रेन अपना बोल देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, यंग मॉडुलस इज़ द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू, हमको बताना है जो यंग मॉडुलस होता है वो किस किस का रेशियो होता है, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस का और साथ में किसका होता है। तो ये भी देखो आपका प्रीवियस ईयर का और लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग अपना चूज़ करेंगे। जो आपके पास इलास्टिक मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस होता है, वो किस किस का रेशियो होता है, नॉर्मल स्ट्रेस का, और इनमें से आप लोगों को बताना है किसका होता है। आप लोग अपना आंसर चूज़ कर लेंगे। तो बिल्कुल अगर देखिए अपने अपना आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है, नॉर्मल स्ट्रेन विद इलास्टिक लिमिट, तो बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए हम इसके डिटेल में जाते हैं। देखिए हम पढ़ते हैं अपना हुक्स लॉ, क्या पढ़ते हैं, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस जो होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्ट्रेन के। स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आप लोगों की स्ट्रेन के, कहाँ तक, अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, और विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर और प्रोपोर्शनल लिमिट तक हमारी जो होती है वो स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्ट्रेन के। तो ये चीज़ तो हमको मालूम है। अब यहाँ से हमको मालूम है स्ट्रेस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे और एक कांस्टेंट ले लेंगे हम ई, और यहाँ से आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन। तो ई जो हमारे पास यंग मॉडुलस है वो कितना हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे हमसे यही पूछ रहा था, ई जो होता है जो हमारे पास यंग मॉडुलस होता है ये किस किस का रेशियो होता है, तो ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस और जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन होती है उसका रेशियो होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो सही आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हो गया। लेकिन इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, अगर हम क्या करते हैं अपना, जो हम माइल्ड स्टील का अपना, माइल्ड स्टील जो हमारे पास होता है, तो माइल्ड स्टील का जो हम अपना यूटीएम से, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से जो अपना टेंसाइल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, तो उससे हमारा एक ग्राफ बन करके आता है जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच होता है। किसके बीच होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच हमारा जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारा बन करके आता है। और इस ग्राफ का जो हमारा स्लोप होता है, ठीक है, इस ग्राफ का कुछ ना कुछ स्लोप होगा, चलो हम इसको थीटा कहते हैं। तो ये टेन थीटा जो हमारे पास स्लोप होता है ये भी हमको किसको बताता है, तो ये भी हमारे पास यंग मॉडुलस को या फिर हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बताता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है सर इससे, तो और क्वेश्चन हमारा फ्रेम होता है कि जो हमारे पास यंग मॉडुलस होता है ई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलास्टिसिटी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस टू स्ट्रेच, यानी कि जो आप किसी भी बॉडी को अगर आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, तो कितना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जितना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस अपना प्रोवाइड करेगा उसको अगर आप खींच रहे हो तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका आप लोग का यंग मॉडुलस होगा। जैसे कि हम इसको समझते हैं, स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर। एक तरफ आप स्टील रखो और एक तरफ आप रबर रखो, तो अगर आप रबर को खींचोगे तो वो आसानी से खिंच जाएगी, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके का वो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो रहा, बहुत हल्का रेजिस्टेंस वहाँ पर डेवलप हो रहा है।
एज़ कम्पेयर टू स्टील। जबकि आप स्टील को आप खींचोगे तो उतना आसानी से आप उसको नहीं खींच सकते, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा जब आप खींचोगे, उसका इलास्टिक मॉडुलस या यंग मॉडुलस क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टील का जो आपका यंग मॉडुलस है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रबर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट रहता है यंग मॉडुलस का। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं, कई बार पूछता है डायमंड का यंग मॉडुलस बताओ कितना होता है। तो डायमंड का जो यंग मॉडुलस होता है आप लोगों का 1200 गीगा पास्कल होता है। स्टील का पूछता है, स्टील का तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कितना होता है आप लोगों का 200 गीगा पास्कल होता है, जिसको हम 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल भी अपना लिख लेते हैं। वैसे रबर का जो होता है वो कितना होता है, तो रबर का 10 गीगा पास्कल हमारा होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या है हम अपना इसको देख लेते हैं। तो गाइज वीडियो में बढ़ने से पहले देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये हमारा स्लोगन है, एग्ज़ाम कोई भी हो क्वेश्चंस हमारा होगा। बहुत दमदार मैंने स्लोगन रखा है, और सिर्फ दमदार स्लोगन ही नहीं रखा है, इस चीज़ को मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा। ये हमारा सुदर्शन बैच है ऑल इंडिया जेई एई एग्ज़ाम के लिए। आपका कोई भी ऑल इंडिया जेई एई का एग्ज़ाम हो तो ये आप लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है। देखिए हमारी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती है। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको लगता रहता है कि अभी ये नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन एक ऐसा मीडियम है, और साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो एक ऐसा मीडियम है जो आपकी जो तैयारी है उसमें चार चांद लगा देगा। और यहाँ पर तो मैं आप लोग के लिए जो लेकर के आया हूँ सिविल इंजीनियरिंग के 25,000 MCQ नहीं, बल्कि आप इनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बोलो, और आपको ये सब्जेक्ट वाइज ही नहीं बल्कि चैप्टर वाइज आप लोग को देखने वाले हैं। तो यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने वाला है कि जो मैंने बैच लॉन्च किया है 25,000 MCQ का, ये आप लोगों को क्या है कि सुदर्शन बैच के नाम से लॉन्च किया, और ऑल इंडिया AJE एग्जाम के लिए होने वाला, और सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। और आज जो मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो क्वेश्चन है आप लोग के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फर्स्ट चैप्टर के प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के। और साथ में ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो 16 स्टेट AJE के एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ये आप देख सकते हो कितने सारे एग्जाम्स हैं जिनके क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही क्यों, देखिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो क्वेश्चंस किसी ने डिज़ाइन किए वो हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, और उसकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितना सोच समझ करके वो क्वेश्चन जो है उसने डिज़ाइन किए। और ये हाई फ्रिक्वेंसी और हाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन फ्यूचर ये क्वेश्चंस आप लोग के रिपीट होंगे, चाहे आपका कोई भी जेई का एग्जाम हो, एई का एग्जाम हो। ये आप लोग को बैच डेफिनेटली आप लोग को ज्वाइन करना चाहिए। कैसे ज्वाइन करोगे, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अपना वापस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। इनमें से कह रहा है कि कुछ मटेरियल्स हमको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसमें आप लोग की मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए हमारे पास हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में हमारे पास मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास होता है डक्टिलिटी होता है, ब्रिटलनेस होता है, मेलेबिलिटी होता है, टफनेस होता है, फैटीज होता है। ये बहुत सारी हमारे पास क्या है, इनसे भी अलग और बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब अगर हम बात करें तो एक ऐसा मटेरियल जिस पर आप क्या करो, टेंसाइल लोड लगाओ, और टेंसाइल लोड लगाने के बाद क्या हो उसमें एलोंगेशन आता चला जाए। टेंसाइल लोड लगाते जाओ तो उसमें क्या आप लोग का एलोंगेशन आता चला जाए, तो वो मटेरियल आप लोग का कैसा होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनमें स्ट्रेन कितनी होती है। तो याद रखेंगे डक्टाइल मटेरियल में जो स्ट्रेन होती है वो मोर देन 5% होती है। ये आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम बात करें ब्रिटिल मटेरियल, तो ब्रिटिल मटेरियल क्या होते हैं, ब्रिटिल मटेरियल वो होते हैं अगर आप उन पर टेंसाइल लोड लगाओ तो वो तुरंत ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इनकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है वो तो ज़्यादा होती है, जो अल्टीमेट अगर आप ग्राफ बनाते हो तो इस तरीके का ग्राफ बन के आता है, तो स्ट्रेंथ तो इनकी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इनमें एलोंगेशन बहुत कम होता है। तो ब्रिटिल से हमारा जैसे कि गिलास इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, कांच, जो कांच होता है वो हमारा कैसा होता है, एक ब्रिटिल मटेरियल होता है। और इसमें एलोंगेशन की बात करें तो इसमें जो एलोंगेशन होता है वो कितना होता है, लेस देन 5%। तो ये एग्जामिनर का पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मेलेबिलिटी का क्या सीन होता है, तो मेलेबिलिटी एक ऐसा मटेरियल होता है हमारे पास जिस पे आप अगर मान लो ये हमारे पास मटेरियल है और इस पर आप क्या करो, ऊपर से लोड लगाओ, कंप्रेसिव लोड लगाओ, या फिर आप इस पर हैमरिंग एक्शन करो, हथौड़े से आप इसकी पिटाई करो, तो हथौड़े से पीटने के बाद ये जो मटेरियल है आप लोग का वो एक थिन सीट में कन्वर्ट हो जाए, एक पतली चादर में एक सीट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास वो क्या होती, मेलेबिलिटी होती है। अब ये मेलेबिलिटी हमें किस में देखने को मिलेगी, जैसे कि हमारा कॉपर है,
एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, इनमें सब में क्या होता है हमको देखने को मिलती है अपनी मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि इनमें से कौन सा मटेरियल मेलेबल होगा। तो सीमेंट को पीट करके आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, थिन शीट में तो नहीं कर सकते, ब्रिक को भी नहीं कर सकते, कॉन्क्रीट को भी नहीं कर सकते, तो बचा क्या आप लोग का कॉपर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का वो क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। और देखो ये GPSC AE का क्वेश्चन है 2018 का, तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम टफनेस की। टफनेस और फेटिस दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। टफनेस का मतलब क्या होता है, ये टफनेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सडन और इम्पैक्ट लोड। अगर मान लो कोई भी मटेरियल है और उस पर कोई भी सडन लोड आ जाए या कोई भी इम्पैक्ट लोड आ जाए, तो वो कितने अच्छे से उसको रजिस्ट कर पा रहा है, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है टफनेस। क्या होती है उसकी, टफनेस। फेटीज की बात करें तो फेटीज का मतलब होता है रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग। अगर मान लो कोई मटेरियल है और उस मटेरियल पे साइक्लिक लोडिंग आ रही, पहले लोड आया फिर हटा, फिर लोड आया फिर हटा, फिर लोड आया फिर रिमूव हुआ, लोड आया रिमूव हुआ। जैसे कि कोई ब्रिज होता है और उस ब्रिज के ऊपर जो है हमारे अगर ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, तो वो साइक्लिक लोडिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। क्योंकि मान लो एक बार एक कार गुजरी ब्रिज से, तो लोड आया फिर वो रिमूव हो गया, फिर एक ट्रक आया तो लोड आया फिर वो रिमूव हो गया। तो इस तरीके की जो लोडिंग होती है साइक्लिक लोडिंग होती है। तो साइक्लिक लोडिंग की वजह से क्या होता है, हमारी इसकी स्ट्रेंथ में कुछ ना कुछ रिडक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेटीज। क्या होता है, फेटीज। तो फेटीज जो आता है वो साइक्लिक लोडिंग की वजह से आता है, और टफनेस जो हमारा आता है वो किसकी वजह से, वो देखते हैं हम उसको सडन या इम्पैक्ट लोड की वजह से अपना उसको हम नोटिस करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो ऑफ स्टील इन इलास्टिक रेंज। जो हमारे पास पॉइजन्स रेशियो होगा इलास्टिक रेंज के लिए वो कितना होगा, आप इनमें से अपना सही आंसर चूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या है, इस कोर्स में जो मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ सुदर्शन बैच, इस बैच में मैं आप लोग को दो सब्जेक्ट पैरेलल लेकर के चलूँगा। एक तरफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेकर के चलूँगा, तो एक तरफ फ्लूइड और मैकेनिक्स। तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी एग्जाम विद इन 1 मंथ है तो डेफिनेटली आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को पर डे 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस इसके ऑलमोस्ट और 100 क्वेश्चंस इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। जो आप लोग की क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो सेशन आप लोगों का चलता रहेगा। और कोई भी आपका एग्जाम है 15 डेज़ में, 20 डेज़ में, या फिर विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये जो बैच होने वाला आप लोग का वो 2 ईयर्स के लिए बैच होने वाला है। तो अगर आपको मालूम है कि आपको फ्यूचर में तैयारी करनी है और 2 साल तक आप लोग को एग्ज़ाम कोई देने हैं, तो आप लोग को ये बैच डेफिनेटली यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए। तो पॉइजन्स रेशियो सर, सबसे पहले तो ये बताइए पॉइजन्स रेशियो होता क्या है। तो पॉइजन्स रेशियो हमारे पास होता है, पॉइजन्स रेशियो की अगर हम बात करें तो ये होता है लेटरल स्टेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्टेन। क्या होता है, लेटरल स्टेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्टेन हमारे पास होता है। और लेटरल स्टेन की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेटरल स्टेन हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्टेन हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर भी आप लोग को बताया था पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। अभी जो पॉइजन्स रेशियो होता है यूनिट लेस होता है पहली चीज़ तो, और ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं आप लोग को बताऊँ, जो दो क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं कि इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए बताइए कि पॉइजन्स रेशियो की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो 0 से लेकर के 0.5 तक होती है जो आप लोग की रेंज होती है इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए। लेकिन जर्नल रेंज क्या होती है पॉइजन्स रेशियो की, तो पॉइजन्स रेशियो की जर्नल रेंज होती है -1 से लेकर के 0.5 तक, ये हमारे पास रेंज होती है। लेकिन इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए 0 से लेकर के 0.5 तक होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के लिए जो पॉइजन्स रेशियो वो कितना होता है, तो 0.33 होता है। कास्ट आयरन के लिए कितना होता है, तो 0.2 से लेकर के 0.27 तक होता है। स्टील के लिए बात करें तो स्टील के लिए 0.25 से लेकर के 0.33 तक होता है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनका पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। आने वाले क्वेश्चंस में और भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के। तो अभी आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो पॉइजन्स रेशियो हमसे उसने पूछा है जो इसकी स्टील का, तो वो कितना हो जाएगा, 0.3 हमारे पास हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है द स्ट्रेस करेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम लोड इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड। देखिए हमसे कह रहा है जो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उसमें जो हमको मैक्सिमम लोड के करेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो मैक्सिमम लोड के जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आप लोगों को मिलती है, आप अपना आंसर चूज़ करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तब तक मैं आप लोगों को समझा देता हूँ जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है हमारा वो क्या होता है। आप अपना आंसर चूज़ कर लेंगे।
बिल्कुल, देखिए अगर आपने अपना आंसर चूज़ किया ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही आंसर है अल्टीमेट स्ट्रेस। देखिए ये भी राजस्थान नगर निगम का एई का क्वेश्चन है 2016 का, तो लेटेस्ट क्वेश्चन। देखिए जब भी हम क्या करते हैं अपना माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं, तो एक हमारा जो एक्स एक्सिस है हमारे पास वहाँ पे स्ट्रेन आता है और वाई एक्सिस पे जो आता है स्ट्रेस आता है। इसका भी कॉन्सेप्ट है कि वाई एक्सिस पर हम स्ट्रेस क्यों लेते हैं और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन क्यों लेते हैं, क्योंकि आपने ग्राफ पढ़ा होगा, जो आप ग्राफ बना देते हैं स्ट्रेट लाइन का, वो क्या होता था वाई इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स पे तो ये आपकी एक्स एक्सिस होती थी और ये आप लोग के पास वाई होती थी। तो यहाँ पे जो x होता था वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कहाँ पे लेते हैं, हमेशा x एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम कहाँ पे लेते हैं, y एक्सिस पे। तो हमारे लिए ग्राफ प्लॉट करना थोड़ा इजी हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं x एक्सिस पे स्ट्रेन और y एक्सिस पे अपना स्ट्रेस हम लेकर के चलते हैं। अब हम जब इसके लिए ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का क्या अपना ग्राफ आता है माइल्ड स्टील के लिए, जो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ होता है। अब यहाँ पे आप देखो एक तरफ स्ट्रेस बढ़ रही, एक तरफ आप लोग का स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बढ़ रही होंगी ड्यू टू लोड, किसकी वजह से, ड्यू टू लोड। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आप लोग की स्ट्रेस वहाँ पे बढ़ती जा रही। तो यहाँ पे जब आप देखा तो आपने पॉइंट ए मिला, तो ए पॉइंट जो होता है प्रोपोर्शनल लिमिट को बताता है, बी पॉइंट जो इलास्टिक लिमिट को बताता है, फिर उसके बाद हमें इल्ड पॉइंट मिलता है। इल्ड में भी दो पॉइंट, एक अपर इल्ड पॉइंट और एक हमें लोअर इल्ड पॉइंट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम और ज़्यादा जाते हैं तो हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट देखने को मिलता है, और फाइनली जा करके हमारे पास जो मटेरियल होता है वो फेल कर जाता है तो हमको फ्रैक्चर पॉइंट देखने को मिलता है। तो ये जो हमको देखो यहाँ पे अगर इन सब स्ट्रेसेस में आप देखो, तो इन सब स्ट्रेसेस में एक पॉइंट हमको ई ऐसा मिल रहा है जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमको दे रहा है। यानी कि ये जो हमको स्ट्रेंथ मिल रही है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये हमको अगर आप देखो तो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो अगर हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, या फिर हम ये बोलें इसको अल्टीमेट स्ट्रेस अगर हम बोले, तो अल्टीमेट स्ट्रेस हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर लोड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोड की। तो लोड ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो इसी पॉइंट पर जो हमारे पास पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है ई पॉइंट, ये हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ का पॉइंट होता है, और इस पर जो हमको स्ट्रेस देखने को मिलती है वो अल्टीमेट स्ट्रेस हमारे पास होती है। और यहीं पर हमको क्या है, मैक्सिमम लोड वाला पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो स्ट्रेस होती हैं एक्चुअली में दो तरीके की होती हैं, एक हमारे पास ट्रू स्ट्रेस होती हैं, एक हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस होती हैं। ट्रू स्ट्रेस जो होती हैं हमारे पास, वो हम हर एक टाइम पे उनको चेक करते हैं, तो वो हमारे पास उतनी उसको हम कंसिडर नहीं करते, तो हम अपनी इंजीनियरिंग स्ट्रेस को ही कंसिडर करके चलते हैं, और ये सब की सब जो होती हैं हमारे पास वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होती हैं। अब देखो इसका जो हमारे पास ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसका जो स्लोप आता है ई, जिसको हम बोलते हैं, तो ये हमारे पास यंग मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। और ये आपको मालूम ही है कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक कोई भी मटेरियल हमारा जितनी भी एनर्जी को स्टोर कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, ये आपको आने वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं और हमें एक्सप्लेनेशन भी देखना है, दोनों चीज़ों का हमें अपना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ मटेरियल इज हीटेड अप इट्स इलास्टिक मॉडुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, APPSC AE का क्वेश्चन है, जो कि सिविल मैकेनिकल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है इफ़ अ मटेरियल इज हीटेड, अगर एक मटेरियल को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो उसका इलास्टिक मॉडुलस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, या फिर नन ऑफ द अबव, ये आपको बताना है। जो मटेरियल है आप लोग का, कोई भी मटेरियल है, अगर उसको आप हीट कर रहे हो तो उस पर यंग मॉडुलस जो है उसका, या फिर इलास्टिक मॉडुलस, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको अगर सपोज आपके पास क्या है, कोई भी मटेरियल है और उस मटेरियल का आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया, और आपका ये ब्लू वाला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बन करके आया। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, तो उसको स्लोप को हमने कह दिया E1, और ये E1 जो होगा स्लोप, वही हमको क्या बताएगा, इसका यंग मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस को हमको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर मान लो मैंने मटेरियल को क्या करा, इसका मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाया, मटेरियल का क्या है, टेम्परेचर बढ़ाया, क्योंकि हीट कर रहा हूँ, तो जब मैं मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, उसको हीट करूँगा, तो हीट करने की वजह से क्या, मटेरियल सॉफ्ट हो जाएगा, मटेरियल क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। अब जब मटेरियल सॉफ्ट हो जाएगा और फिर मैं उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाऊंगा, तो फिर ये ब्लैक वाला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा, इस तरीके का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा। तो अगर इस तरीके का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा तो इसका स्लोप क्या हो गया, अब कम हो गया E2। तो E1 हमारे पास ज़्यादा है किससे, E2 से। तो इसका मतलब क्या, अगर स्लोप हमारा पहले वाले ग्राफ का ज़्यादा है और दूसरे वाले ग्राफ का कम स्लोप आया है, तो इसका मतलब दूसरी वाली कंडीशन में जो हमारे पास यंग मॉडुलस होगा या इलास्टिक मॉडुलस होगा वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्लोप हमारा कम हो गया, तो इसकी वजह से जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चूज़ किया था तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन, हमें करेक्ट एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना एमंग द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें हमको करेक्ट आप लोग को बताना है करेक्ट जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा होगा। यंग मॉडुलस जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, या फिर हमसे बोल रहा है कि जो आपके पास लेटरल स्ट्रेन होता है वो पॉइजनस रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, या फिर हमसे बोल रहा है कि जो आपके पास यंग मॉडुलस होता है वो स्ट्रेन इनटू स्ट्रेस होता है, या जो लेटरल स्ट्रेन होता है वो पॉइजनस रेशियो अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। तो देखिए यंग मॉडुलस जो होता है हमारे पास ई वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस लिख रखा है तो गलत हो गया पहला। दूसरा हमसे कह रहा है कि जो लेटरल स्ट्रेन होगा वो कितना होगा आप लोग के पास, जो लेटरल स्ट्रेन होता है आप लोग के पास वो म्यू जो होता है पॉइजनस रेशियो जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के टाइम्स होता है, यानी कि हमको मालूम है पॉइजनस रेशियो जो होता है वो लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो यहाँ से लेटरल स्ट्रेन अगर हम निकालेंगे तो म्यू टाइम्स इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, आएगा कि नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अब हम सी को देखते हैं, यंग मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस होता नहीं, यंग मॉडुलस अभी मैंने आप लोग को बताया क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो ये भी गलत है। लेटरल स्ट्रेन जो होता है वो कितना होता है, लेटरल स्ट्रेन की बात कर रहा है कि पॉइजनस रेशियो अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। पॉइजनस रेशियो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, यंग मॉडुलस के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आते जाएंगे तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पास जीपीएससी एई का क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है 2018 का ही। यहाँ पे बोल रहा था रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज। देखिए ये सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करा था कि अगर एक हमारे पास बॉडी है और उस बॉडी पे अगर हम मान लीजिए कोई लोड लगाते हैं तो लोड लगाने की वजह से उस बॉडी की डायमेंशन में कुछ चेंज आता है, तो जितना उस बॉडी की डायमेंशन में चेंज आया है और जितनी उसकी ओरिजिनल डायमेंशन है इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सही आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अभी अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। और हमको ये भी मालूम है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और यहाँ से हमारे पास ई आता है कांस्टेंट जिसको हम यंग मॉडुलस बोलते हैं इनटू स्ट्रेन, और यंग मॉडुलस जो होता है वो कितना होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। स्ट्रेन क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, क्योंकि ऊपर भी सेम डायमेंशन नीचे भी सेम डायमेंशन, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाता है। और स्टील के लिए जो पॉइजनस रेशियो होता है इसकी वैल्यू आप याद रखो कितनी होती है, 0.3, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी हमारा जीपीपीएससी ए का 2018 का ही क्वेश्चन है। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच आर एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस द सेक्शन इज नोन एज। हमारे पास क्या है, हमको बताना है जो स्ट्रेस होगा इंड्यूस्ड होगा किसी बॉडी में जब हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमारे पास लग रहे हैं टेंजेंशियली किसी भी सेक्शन पे, तो वो कौन सी स्ट्रेसेस हमारे पास होंगी, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होंगी, टेंसाइल स्ट्रेस होंगी, शियर स्ट्रेस होंगी, या बेंडिंग स्ट्रेस होंगी। ये हमारे पास जीपीपीएससी ए का 2018 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग बताओगे। देखिए हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मान लो कि हमारे पास देखो 3-4 तरीके के एक्शन होते हैं। अगर मान लो ये बॉडी है, इस पर हम इस साइड और इस साइड फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो बाहर की तरफ अगर हम फोर्स लगा रहे हैं उसको पुल कर रहे हैं तो हमारे पास कैसी स्ट्रेस जनरेट होंगी, टेंसाइल। देखो टेंसाइल लोड होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस आएंगी, कंप्रेसिव लोड होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएंगी, शियर फोर्स होगा तो उसकी वजह से शियर स्ट्रेस आएंगी। बहुत सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम यहाँ पे टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होंगी वो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होंगी, और अगर हम कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होंगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होंगी। और अगर हम शियर लोड लगा रहे हैं, शियर लोड का आप लोग को मालूम है जब किसी सेक्शन पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, शियर फोर्स बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं, शियर फोर्स। तो इस शियर फोर्स की वजह से जो हमारी स्ट्रेसेस जनरेट होंगी वो कौन सी होंगी, शियर स्ट्रेस हमारे पास जनरेट होंगी। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है उसने कि अगर हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं और किसी भी एक सेक्शन पर एक्ट कर रहे हैं टेंजेंशियली तो कौन सी स्ट्रेसेस जनरेट करेंगे, वो टेंसाइल स्ट्रेस हमारे पास जनरेट करेंगे। कंप्रेसिव लोड की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल लोड की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस, और बेंडिंग लोड की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस। जैसे कि अगर बेंडिंग की बात करें तो सपोज हमारे पास ये बीम है जो कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इस बीम पर हमारा कोई ट्रांसवर्स लोडिंग आ रहा है, तो इस लोडिंग की वजह से हमारा कुछ इस तरीके से बीम क्या है, बेंड करने की कोशिश करेगा। ऊपर कंप्रेशन आएगा, नीचे टेंशन आएगा, तो यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेस जनरेट होंगी वो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होंगी।
होंगी, कैसी होंगी, ऊपर बेंडिंग कंप्रेशन आएगा, नीचे बेंडिंग टेंशन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है, जब हमारा सेक्शन बेंड करता है तो बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अपना बेंडिंग स्ट्रेस अपना हम बोलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन भी जेपी पीएससी एई का 2018 का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला था रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ बॉडी इज नोन एज। तो यहाँ पे वही हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में ये समझाया था कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो होता है हमारे पास वो स्ट्रेन होता है, और अगर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ एल थी और चेंज कितना हुआ डेल एल का, तो फाइनल लेंथ ये हो जाएगी, इनिशियल ये हो जाएगी, चेंज निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया लीनियर स्ट्रेन, अब इसको बार बार क्या एक्सप्लेन करूँ, पॉइजन्स रेशियो भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज टेंसाइल, द लेटरल स्ट्रेन विल बी। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हमारे पास कह रहा है कि अगर मान लो कि हमारे पास क्या था, कोई इस तरीके की कोई कंडीशन थी, इस तरीके की कोई एक स्ट्रिप थी, और हम इसको क्या है इस साइड और इस साइड हम इसको खींच रहे थे, पुल कर रहे थे। तो जब हम इसको खींच रहे थे तो खींचने की वजह से जो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स आएगा, और टेंसाइल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होंगी वो टेंसाइल स्ट्रेस होंगी, और जो स्ट्रेन आएगी वो कौन सी आएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी। क्लियर। लेकिन जब आप इस बॉडी को खींचोगे तो यहाँ से देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे बना करके दिखाऊं तो अगर ये बॉडी थी हमारी, और जब आप इसको फोर्स लगा करके इधर और इधर जब आप खींचोगे तो खींचने की वजह से क्या होगा, जो इसकी लेंथ है वो तो इंक्रीज हो जाएगी, देखो लेंथ जो है वो तो इंक्रीज हो जाएगी, तो लेंथ तो हमारी इंक्रीज होगी, लेकिन इसका डायामीटर कम हो जाएगा। देखो लेंथ तो बढ़ गई लेकिन डायामीटर क्या है इसका, कुछ ना कुछ डायामीटर हमारा कम हो गया। तो अगर लेंथ हमारी बढ़ रही है तो यानी कि हमारा कैसा लोड लग रहा होगा, टेंसाइल लोड। कैसा लोड लग रहा होगा, टेंसाइल लोड। और अगर डायामीटर कम हो रहा है तो कैसा लोड लग रहा होगा, कंप्रेसिव लोड। कैसा लोड लग रहा होगा, कंप्रेसिव लोड। और आपको मालूम है कि कंप्रेसिव लोड अगर हमारा होगा तो वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आएंगी, और टेंसाइल लोड होगा तो कैसी आएंगी, टेंसाइल स्ट्रेस आएंगी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो तो टेंसाइल होंगी, लेकिन जो लेटरल है आपकी लेटरल स्ट्रेन है वो कैसी होंगी, कंप्रेसिव होंगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप ये समझ सकते हो कि जो इसका वॉल्यूम रहेगा, जो भी मटेरियल था हमारे पास, जो भी मटेरियल था मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से अगर आप समझना चाहो, तो जो मटेरियल था उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा क्रॉस सेक्शन, और उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, ए इंटू एल। और अगर हम इस मटेरियल को सर्कुलर मान के चले तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एल में और डी में रिलेशन देखूँ तो एल और डी में इन्वर्सली का रिलेशन आ रहा है। अगर मैं उस बॉडी की लेंथ को बढ़ाऊंगा तो उसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा। लेंथ को अगर बढ़ाऊंगा तो डायमीटर क्या होगा, कम होगा। तो ये मैंने आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से भी आप लोग को यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। क्लियर है। तो दोनों लॉजिक मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दिया। आप वैसे ही प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो कि अगर आप उसको खींचोगे तो खींचने की वजह से लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो लेटरल डायमेंशन है वो कम हो जाएगी। अब लेटरल डायमेंशन कम हो रही है तो मतलब कंप्रेशन वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस चीज़ को समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी आरवीएनएल का क्वेश्चन है, एई का क्वेश्चन है, 2014-15 में ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, ईएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे कह रहा है पॉइजन्स रेशियो पर मटेरियल इज 0.5 देन इट्स इलास्टिक मॉडुलस। हमसे कह रहा है कि जो पॉइजन्स रेशियो है हमारे पास वो कितना है, 0.5 है, तो हमको उसको इलास्टिक मॉडुलस बताना है कितना होगा। और इलास्टिक मॉडुलस भी जो ई है वो बताना है शियर मॉडुलस के टर्म में। किसके टर्म में बताना है, शियर मॉडुलस के टर्म में। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ई जो होता है वो यंग मॉडुलस होता है, के जो होता है वो बल्क मॉडुलस होता है, सी जो होता है वो हमारे पास शियर मॉडुलस होता है। तो ये तो हमको पता होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ई आई और जी जे। तो ई आई जो होता है इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ याद रखेंगे। ई आई जो होता है वो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है, और जी जे जो होता है हमारे पास वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमारे पास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन सब पैरामीटर्स में कुछ ना कुछ रिलेशन होते हैं। यहाँ पे म्यू पॉइजन्स रेशियो होता है, तो याद रखेंगे ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस के म्यू इंपॉर्टेंट है, ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस के 2 म्यू, ई इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और म्यू इज इक्वल टू 3k माइनस के 2g अपॉन 6k प्लस के 2g, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सभी आप लोगों को बाई हार्ट जो है यहाँ पे लर्न होने चाहिए। अब हमसे क्वेश्चन में उसने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि म्यू की वैल्यू जो है वो 0.5 है, तो ई आपको बताना है शियर मॉडुलस के टर्म में। तो फॉर्मूला क्या हो जाए, 2g 1 प्लस के म्यू की वैल्यू कितनी होगी, 0.5, तो कितना आएगा 2g इंटू ये कितना हो गया 1.5, तो यहाँ से कितना आएगा 3g हमारे पास आ जाएगा। तो जो हमारे पास जो है यंग मॉडुलस आएगा वो 3 टाइम्स आएगा किसका, शियर मॉडुलस का। शियर मॉडुलस का कितना आएगा, 3 टाइम्स। तो कौन से ऑप्शन में लाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में लाई कर रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, देखो सभी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हो। और ये बहुत बेहतरीन कोर्स होने वाला है। इसका जो लिंक है वो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ये जो हमारे स्टार्टिंग के, देखो कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं सिंपल बताता हूँ। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एप्लीकेशन का नाम है वीआईपी सिविल गुरु। आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपल प्ले स्टोर पे भी आप लोग इसको सर्च कर सकते हो। और इस नाम से जाने के बाद आप लोग को जो हमारे स्टार्टिंग के 100 यूजर्स हैं उनको ये जो कोर्स पड़ेगा वो 799 का पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1 रुपी पर डे में, ऑलमोस्ट 1 रुपी पर डे में। क्योंकि यहाँ पर जो वैलिडिटी रहने वाली वो 2 ईयर की रहने वाली, लेकिन जो स्टार्टिंग के 100 यूजर्स हैं उनको जो वैलिडिटी मिलेगी वो 2.5 ईयर की यहाँ पे एक्सेस मिलेगा। तो अगर आपका कोई भी एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो विद इन 1 या 2 ईयर, तो आपको ये बैच डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वन ऑफ द मोस्ट बैच होने वाला है। ठीक है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहेंगे। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रिंट करा सकते हो, ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को इन फ्यूचर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप इनको क्या करा सकते हो, प्रिंट करा करके अपने पास रख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाला है। तो इसको जाओ जा करके ज्वाइन करो क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि हमारी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती। और क्वेश्चंस हमारी तैयारी में क्या लगाते हैं, 4 चांद लगाते हैं, और वो हमको एक कॉन्फिडेंस देते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।